हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। देखिए, हम लोग आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल पोर्शंस देख रहे थे। कल एक क्लास अपलोड किया था, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कुछ आज देख लेंगे। ऐसे ही करके हम 50, 60, 100 न्यूमेरिकल कर लेंगे, जिससे कि आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और फार्मूला का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यदि कोई एथलीट त्रिज्या आर के एक वृत्ताकार पथ पर एक बार जाने के लिए टी सेकंड लेता है तो वेग वेलोसिटी क्या होगा? एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, जो भी मैंने क्वेश्चंस ले रखे हैं वो सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीबीटी 2 में, तो कुछ भी इधर उधर से नहीं है। और जो भी क्वेश्चंस आएगा कुछ इसी तरीके का आएगा, कुछ सिंपल होंगे और कुछ थोड़ा बहुत मॉडरेट टाइप के होंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ पर कोई एथलीट है जो कि दौड़ रहा है, ठीक है, त्रिज्या आर है। तो पूछ रहा है उस एथलीट का वेग क्या होगा। तो देखिए एथलीट यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेगा, दौड़ना शुरू करेगा, तो एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, एक ही चक्कर की बात कर रहा है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितना होगा? तो आप लोग जानते हैं, एक चक्कर में चला गया दूरी क्या होगा? 2 पाई आर। एक चक्कर में चला गया दूरी क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई के आर, इसके परिमाप के बराबर होगा। तो डी इक्वल टू 2 पाई आर होगा। और आप लोग वेग क्या जानते हैं? चली गई दूरी डिवाइडेड बाई के समय, लिया गया समय। तो यहाँ चला गया दूरी कितना हो गया? 2 पाई आर। और लिया गया समय कितना है? टी सेकेंड। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको चाल या वेग निकालना है, तो चली गई दूरी बटे समय कर दीजिए, दूरी इसके परिमाप के बराबर होगा और समय से डिवाइड कर देंगे तो दूरी आ गया। ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है और ये थोड़ा सा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए तब तक क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितना होगा? 8 सेकंड बाद इसका गति कितना होगा? तो देखिए अगर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तो पहले देखिए प्रारंभिक वेलोसिटी कितना दिया गया है? 0, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिखा है? स्थिर स्थिति से आरंभ होकर। तो प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है? 0 है। यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है? 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन त्वरण का वैल्यू दे रखा है कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 8 सेकेंड के बाद इसका गति आप लोगों से पूछ रहा है। टी इक्वल टू 8 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी या अंतिम गति कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो गति के प्रथम समीकरण से आप लोग जानते हैं क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर मान रख दीजिए, ये 0 है, ए का वैल्यू है कितना? 4, और टी का वैल्यू कितना है? 8। कितना आ जाएगा आपका? 32 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। देखिए बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये द्रव्यमान भार और घनत्व का क्वेश्चन है। एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है, ठीक है, कोई वस्तु है, कोई पिंड है, उसका जो सतह है पृथ्वी पर W है। जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना है, उस पर उसका वजन क्या होगा? देखिए लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए जब कभी भी आपको क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और लैंग्वेज में कंफ्यूजन होता है तो इसका इंग्लिश वर्जन आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हिंदी में क्या है, थोड़ा बहुत मिस्टेक करता है लोग ट्रांसलेट करने में। एक्चुअली वो कह क्या रहा है कि कोई पिंड है, ठीक है, कोई पिंड है पृथ्वी पर, उसका जो वजन है वो W है, ठीक है। इस पिंड को किसी और ग्रह पे ले जाता है, कहीं और ले जाता है, तो उस पर उसका वजन क्या होगा? ठीक है, इसमें जो द्रव्यमान दे रखा है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 15 गुना दे रखा है, और रेडियस जो दे रखा है वो 4 गुना दे रखा है, ठीक है। जो दूसरे ग्रह पे ले जा रहे हैं तो उस ग्रह का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 15 गुना है और पृथ्वी के रेडियस का 4 गुना है। तो उस ग्रह पर इस पिंड का भार कितना होगा? यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। तो चलिए, आप लोग एक रिलेशन जानते होंगे क्या? G इक्वल टू के जी एम
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में एक रिलेशन होता है, ये आप लोग जानते हैं। अगर हम दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि भार इक्वल टू क्या होता है, mg। भार इक्वल टू क्या होता है, mg, और पृथ्वी पर भार कितना दे रखा है, w। तो ये आगे क्या हो जाएगा, w इक्वल टू के g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई के आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है वो सुनिए। ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना है, ठीक है, पृथ्वी का 15 गुना है। तो मान लेते हैं कि पृथ्वी पर अगर द्रव्यमान m था, तो ग्रह पर कितना हो जाएगा, 15 m, ठीक है। ग्रह पर कितना हो जाएगा, 15 m, क्योंकि पृथ्वी के द्रव्यमान का 15 गुना हो जाता है। और जो रेडियस है वहां पर क्या हो, रेडियस है पृथ्वी पर जो रेडियस है उसका 4 गुना, 4 इंटू, देखिए द्रव्यमान का 15 गुना और रेडियस का 4 गुना। अब आप इस वाले इक्वेशन में सब रख दीजिए तो हम क्या हो जाएगा, W डैश, मान लीजिए कि ग्रह पर द्रव्यमान अब कितना, भार कितना हो जाता है, W डैश भार हो जाता है। तो जब आप रखेंगे तो G तो देखिए कांस्टेंट रहता है, किसी भी ग्रह पे कहीं भी ले जाओ इसका मान बदलने वाला नहीं है, ठीक है। कैपिटल M को भी कांस्टेंट ही लेते हैं। अब देखिए इस स्मॉल m की जगह आप 15m रख दीजिए, क्योंकि द्रव्यमान 15 गुना हो जाता है और त्रिज्या 4 गुना हो जाता है, तो 4r का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो W डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 15 इधर आ जाएगा तो 15 GMM डिवाइडेड बाई के 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और r स्क्वायर। आपका क्या आ गया, ग्रह पर द्रव्यमान कितना, ग्रह पर भार उस पिंड का कितना आ गया, W डैश इक्वल टू 15/16 GMM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, ये वाला जो पोर्शन है 15/16 को हटा के ये वाला पोर्शन क्या है, W के बराबर है, यानी पृथ्वी पे जो भार है उसके बराबर है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, W डैश इक्वल टू 15/16 क्या हो जाएगा, W। यही आपसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर क्या है, 15/16। कोई ऑप्शन है क्या, क्या पूछ रहा है, उस पर उसका वजन क्या है। जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना है, उस पर उसका वजन क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से AW जब निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15/16 W डैश। यही आपसे पूछ रहा है कि कितने गुना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 16 टाइम्स हो जाएगा। फिर से मैं उल्टा लिख दिया क्या, 16 डिवाइडेड बाई 15 टाइम्स हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा 16/15 गुना हो जाएगा। उस ग्रह पर पिंड का द्रव्यमान या भार कितना हो जाएगा, 16/15 गुना। सिर्फ आपको यहाँ पर ये वाला फार्मूला याद रखना है और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लकड़ी का कोई गुटका पानी में अपने आयतन के 65% के साथ पानी पर तैरता है, इसका घनत्व क्या होगा। इसका घनत्व केजी पर मीटर क्यूब में क्या होगा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। मान लीजिए पानी है, ठीक है, ये पानी है और इसमें एक लकड़ी का गुटका तैर रहा है, एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है जो कि 65% डूबा हुआ है, ठीक है, अपने आयतन का 65% डूबा हुआ है पानी में, 35% बाहर, 65% डूबा हुआ है। तो पूछ रहा है इस लकड़ी का घनत्व क्या होगा। अगर आप लोग रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जानते हैं और मैंने पढ़ा भी रखा है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वस्तु का घनत्व, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वस्तु का घनत्व डिवाइडेड बाई पानी का घनत्व, ठीक है, पानी का घनत्व यही होता है, वस्तु का घनत्व डिवाइडेड बाई पानी का घनत्व, यानी पानी के सापेक्ष किसी वस्तु का डेंसिटी कितना है उसी को रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं।
देखिए लकड़ी का गुटका इसमें 65% डूबा हुआ है। इसका मतलब क्या है, चलिए एक कंडीशन लेते हैं कि जो लकड़ी है पूरा का पूरा डूब जाता है, 100% डूब जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लकड़ी का घनत्व और पानी का घनत्व दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है, इसलिए डूबते हुए तैर रहा है। लेकिन इस केस की बात करें तो 65% ही डूबा हुआ है, पानी में 65% ही डूबा हुआ है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलेटिव घनत्व है, लकड़ी और पानी का जो रिलेटिव घनत्व है वो कितना है, 0.65 है। कितना है, 0.65 है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा हूं। लकड़ी पानी के सापेक्ष लकड़ी पानी में कितना डूबा हुआ है, तो 65% डूबा हुआ है, तो यही इसका रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा, सापेक्ष घनत्व हो जाएगा, स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा 0.65। वस्तु का आपसे पूछ ही रहा है, मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी का घनत्व आपसे पूछ रहा है और पानी का घनत्व आपको पता है कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो लकड़ी का घनत्व कितना हो जाएगा, 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 1000 केजी पर मीटर क्यूब। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। और देखिए ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा था उस समय 2019 में, इतना डूबा है, इतना डूबा है। इसको आप चाहे तो बायोन्सी फोर्स से भी लगा सकते हैं। इस पे पानी एक बायोन्सी फोर्स लगाएगा, इसका मान कितने के बराबर होगा, अगर हम बायोन्सी फोर्स की बात करें, एफ बी बराबर कितना होगा, तो ये पानी डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस्ड वाटर वेट के बराबर होगा। डिस्प्लेस, ये जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, लकड़ी डूबेगा तो कुछ ना कुछ पानी डिस्प्लेस करेगा आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार, वो इसको बराबर रखोगे तब भी यहाँ से आप लकड़ी का घनत्व निकाल सकते हो। लेकिन इसमें आपको टाइम भी लगेगा और आप गलती भी करेंगे। ज्यादा बेटर यही है कि जितना परसेंट, एक चीज याद कर लो, जितना परसेंट डूबा होता है वही उसका रिलेटिव डेंसिटी होता है। रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा 0.65, बाकी ये सब आप जानते हैं, रख देंगे तो 0.65 गुणे 1000 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक मशीन 300 सेकेंड में 1200 जूल का कार्य करता है। देखिए यहाँ पर टी इक्वल टू दे रखा है कितना, 300 सेकेंड, और आपका जो है वर्क डन कितना दे रखा है, तो 1200 जूल दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है, मशीन की शक्ति क्या है, पावर पूछ रहा है, मशीन कितना पावर जनरेट करेगा, तो कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो वर्क डन इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाई टी, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई के 300, कितना आ जाएगा, 4 जूल पर सेकेंड, और इसी को आप लोग वाट भी बोलते हो। तो सब मशीन का शक्ति कितना आ जाएगा, 4 वाट। जो भी ऑप्शन है देख लीजिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहां से आपको एक फार्मूला और भी पता होना चाहिए। W इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जानते हैं, F इंटू के डी डिवाइडेड बाई टी। ये भी बहुत जगह फार्मूला यूज होता है शक्ति का। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम है, ये क्या होता है आपका, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो देखिए शक्ति के कितने फार्मूले होते हैं, मैं लिख रहा हूं अब। पावर इक्वल टू होता है W बाई टी भी होता है, पावर इक्वल टू F इंटू वेलोसिटी भी होता है, पावर इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई टी भी होता है, या पावर इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी होता है। ये चारों के चारे शक्ति के फॉर्मूले हैं। आप कोई सा भी रख के, जहां जिस समय जिसका यूज होगा वो रख के आप आंसर निकाल लेंगे। अगर फोर्स और वेलोसिटी दे रखा है तब भी निकाल सकते हैं। जैसे कल एक क्वेश्चन कराया था कि कोई व्यक्ति है 50 सीढ़ी चढ़ता है और हर सीढ़ी का ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर दिया रखा है, तो उस केस में ए वाला फार्मूला रखेंगे। वैसे ही हाफ एम भी स्क्वायर बाई टी रख के भी निकाल सकते हैं। सॉरी, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीस न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है आपको। देखिए क्या है, मान लीजिए कोई पिंड है, इस पे हम 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, जिसके वजह से इसको 2 मीटर तक ये क्या है, विस्थापित कर देता है। और इस प्रक्रिया में जो किया गया कार्य है वो कितना होता है, 20 जूल। किया गया कार्य कितना है, 20 जूल। तो आपसे थीटा पूछ रहा है, आपसे क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण पूछ रहा है। एक्चुअली देखिए यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि किस एंगल पे
फोर्स लग रहा है तो मान लीजिए F इक्वल टू 20 न्यूटन किसी किसी एंगल पे लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू के डी कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला आपको याद है। W कितना है, किया गया कार्य कितना है 20 जूल, फोर्स कितना लगा रहा है 20 न्यूटन, डिस्टेंस कितना विस्थापित कितना हो रहा है 2 मीटर, कॉस थीटा आपको निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 1/2 हो जाएगा। अब कॉस थीटा 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस के किस एंगल का मान 1/2 होता है, तो आपको याद होगा ये क्या होता है कॉस 60 के बराबर होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस से कॉस हट गया तो आपका एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये जो बल है आपका कितने एंगल पे लग रहा है 60 डिग्री पे। एक चीज आप ध्यान रखिए, कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करा रखे थे और आज भी करा रहे हैं, दोनों में एक चीज आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन टोटली एकदम फार्मूले पर ही पूछा जाता है, ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। बस आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूला कैसे आया है, ठीक है। उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन है क्या, कब कौन सा फार्मूला लगाते हैं, अगर ये सब आप थोड़ा सा क्लियर करके चल रहे हैं तो आपका CBT 2 में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में जो भी 10-15 न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें से एक भी गलत नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, वहां पर जाके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका ये फार्मूला होता है उसका वो फार्मूला होता है। अगर कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप सारा आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो किया गया कार्य कितना होगा, ये आप लोग थ्योरी में भी पढ़ते हैं कि कोई ग्रह अगर पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है तो किया गया कार्य कितना होता है 0 होता है। क्यों 0 होता है ये आप लोग को मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये पृथ्वी का सरफेस है, ये पृथ्वी का क्या है सरफेस है, और यहाँ पर कोई ग्रह जो है ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा किसकी वजह से करता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण। और जो एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है, अगर पृथ्वी का एक्सिस ए मान ले तो ये जो ग्रह है ये कैसे घूम रहा है, तो ग्रह देखिए जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, ये जैसे मान लीजिए कि क्या है पृथ्वी है, ये क्या है आपका पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गया, ग्रह यहाँ कोई है तो ग्रह इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, पृथ्वी इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है। पृथ्वी का तल ए है और ग्रह का जो कक्षा का जो परिक्रमा कर रहा है वो क्या है, आप देख रहे होंगे पैरेलल है, ये भी क्या है, और इधर देख रहे हैं तो पैरेलली काम ये घूम रहा है, क्षैतिज तल में ग्रह क्या है घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो जब इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या है पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, और जो ये घूम रहा है ग्रह जो घूम रहा है वो क्षैतिज तल में घूम रहा है। अभी ऐसे आपको राउंड दिख रहा है लेकिन ये ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये जो गोल गोल बन रहा है ऊपर ये क्या है क्षैतिज है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो अभिकेंद्र बल लगता है उसका इस ग्रह के कक्षा से जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो फोर्स लगता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो फोर्स लग रहा है वो 90 डिग्री पर लगता है। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है F इक्वल टू वर्क इक्वल टू क्या होता है एफ डी कॉस थीटा, ये मालूम आपको। F रख दीजिए, D रख दीजिए और यहाँ थीटा की वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए वर्क डन किया गया कितना हो जाएगा 0 जूल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इसी वजह से 0 आता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का जो डायरेक्शन होता है अभिकेंद्र बल का वो हमेशा केंद्र की तरफ लगता है, और एक ग्रह जो है वो आपका क्षैतिज हॉरिजेंटल प्लेन में ऐसे ऐसे घूम रहा होता है। तो जो एंगल बनता है ग्रह जो घूम रहा है ग्रह उसके एक्सिस प्लेन और इस बल ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है जी, इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए ग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया जो किया गया कार्य होगा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वो 0 होता है। ये आप लोग थ्योरी में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी आप लोग समझ गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेड के संलयन की विशिष्ट गुप्त उष्मा 23 जूल पर ग्राम है। यदि लेड का एक टुकड़ा इसके हिमांक 327 डिग्री सेल्सियस पर जमने पर 2116 जूल उष्मा मुक्त करता है तो उस टुकड़े का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, फ्रीज हो रहा है, जम रहा है और अवस्था परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि लेड है पहले किसी अवस्था में था, यहाँ पर जम गया तो सॉलिड अवस्था में चेंज हो गया होगा। यहाँ पर आपको विशिष्ट गुप्त उष्मा दे रखा है, गुप्त उष्मा को L से, और L लेड कितना दे रखा है, 23 जूल पर ग्राम। ठीक है, कितना उष्मा मुक्त करता है, तो Q इक्वल टू कितना दे रखा है, 2116 जूल दे रखा है। जैसे देखिए पानी होता है ना, जैसे बर्फ होता है, पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो जब बर्फ जमता है तो कुछ ना कुछ पानी जो है उष्मा रिलीज कर देता है। सेम क्वेश्चन है, लेड है और जैसे बर्फ पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, वैसे ये जो लेड धातु है वो क्या है, 327 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है। तो यहाँ टेम्परेचर का कुछ भी लेना देना नहीं है। जब भी लेड जमता है, फ्रीज होता है, तो इतना उष्मा रिलीज करता है। तो आपको मालूम है Q इक्वल टू ml, एक फार्मूला आप लोग जानते हैं। कितना उष्मा रिलीज कर रहा है, 2116, m आपसे पूछ रहा है और a कितना दे रखा है, 33। डिवाइड कर दीजिए तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2116 डिवाइडेड बाई 23। देखिए 10 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बार गुणा करेंगे तो 230, ज्यादा हो जाएगा। 9 बार करके देखते हैं, 9 त्रिके 27, 2 आया, 9 दूनी के 18, 2 20, कितना आ गया, 207। 211 में से 207 जाएगा, बच जाएगा कितना, 4 और ये 6, 23 दूना के 46, तो आपका कितना आ जाएगा, 92 ग्राम। तो टुकड़े का द्रव्यमान कितना है, 92 ग्राम। यहाँ पर आपको ये समझना है, जो टेम्परेचर दे रखा है 327 डिग्री सेल्सियस, ये आपको भटकाने के लिए दे रखा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप क्या है, कुछ भी उल्टा सीधा लगाएंगे। आप यहाँ पर ए वाला भी फार्मूला लगा देंगे, ms डेल्टा टी भी लगा देंगे। ms डेल्टा टी जैसे ही लगाएंगे, देखिए क्यू दिया ही है, आप s इसको विशिष्ट उष्मा ले लेंगे, वहां पर लिखा ही है विशिष्ट गुप्त उष्मा, डेल्टा टी रख के m निकालेंगे, कुछ अंडसंड उत्तर आ जाएगा, गलत हो जाएगा और वो ऑप्शन में मैच भी करेगा। यहाँ पर आपको ये सीधा सा दे रखा है कि विशिष्ट गुप्त उष्मा दे रखा है, मतलब L दे रखा है, और जो 327 डिग्री दे रखा है वो उस पे फ्रीज हो जाता है। जैसे पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, वैसे लेड जो है वो 327 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। हमें टेम्परेचर से कुछ भी लेना देना नहीं है, आप ये वाला फार्मूला रखिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 92 ग्राम। देखिए सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ भी मैं नहीं करा रहा हूं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, सूत्र जो भी है न्यूमेरिकल्स ज्यादा तो है नहीं, अगर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में काउंट करेंगे तो मिला के 30 से 35 फार्मूले होंगे, वो आपको कंठस्थ होने चाहिए। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कहाँ पर कौन सा। ये सब क्लियर रहेगा तो आपका काम अच्छे से होता रहेगा और आंसर आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 सेंटीमीटर मोटाई वाली ईंट की दीवार के आंतरिक सतह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और बाह्य सतह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से उष्मा में कमी की दर क्या होगी। उष्मीय चालकता दे रखा है आपका 0.15 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, क्या क्या दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, देखिए एक होता है क्या, फोरियर लॉ, फोरियर का नियम होता है, उनके अनुसार क्या होता है, जो उष्मा ह्रास की दर होती है या उष्मा प्रवाह की दर होती है, जो वो किस पे निर्भर करता है, वो किस पे निर्भर करता है, तो देखिए एरिया के अनुक्रमानुपाती होता है और जितना डिस्टेंस, जिस मोटाई में उष्मा प्रवाह कर रहा है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये फार्मूला क्या है, रट लो, dq अपान dt उष्मा प्रवाह की दर, के क्या आपका उष्मीय चालकता है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सा वाला फार्मूला लगाएं। तो पहले आप यही देख लिया करो कि क्वेश्चन में, प्रश्न में क्या क्या दिया है। जब क्या क्या दिया है वो एक बार आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको दिमाग में 50% चलने लगेगा प्रोसेस कि कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे।
यहाँ पर के का मान देखिए सीधे सीधे दे रखा है 0.15, के एक ही जगह आता है। ठीक है, अगर इसमें एक कौन सा हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर देखेंगे तो के एक ही जगह आता है। यहाँ पर एरिया कितना दे रखा है, तो देखिए एरिया दे रखा है प्रति वर्ग मीटर। एरिया कितना दे रखा है, प्रति वर्ग मीटर, यानी एरिया का मान 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है। डेल्टा टी, तो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना हो जाता है, 25 माइनस 5, 20 डिग्री सेल्सियस। और मैंने बताया था जब डेल्टा टी हो तो चाहे टेम्परेचर डिफरेंस हो तो चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। तो डेल्टा टी बराबर कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा एक्स बराबर कितना है, तो 24 सेंटीमीटर मोटाई वाली ईंट। कोई ईंट है, कैसे ईंट बन रहा है, कोई ईंट है मान लीजिए, कोई ईंट है ऐसे, तो उसके आंतरिक सतह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और बाहरी सतह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। और जो इसका मोटाई है वो कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.24 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में अब फिट कर देंगे तो डी क्यू उष्मा प्रवाह की दर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी। के का मान है 0.15, ए का मान है 1, डेल्टा टी का मान है 20 डिवाइडेड बाई डी एक्स का मान कितना है, तो 0.24, 0.24। देखिए इस वाले पॉइंट से, इस वाले दशमलव से ये वाला दशमलव हट जाएगा। अब काट दीजिए, 4 छक 24, 4 पच्चे 20, 3 दूनी के 6, 3 पच्चे 15, कितना हो जाएगा 25/2। तो उष्मा प्रवाह की दर कितना हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करोगे तो 12.5 आएगा। तो 12.5 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ आसान ही क्वेश्चन आते हैं, डरना नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 किग्रा द्रव्यमान का एक लड़का एक सीसा के बीच से 2 मीटर की दूरी पर बैठा है। सीसा को संतुलित करने के लिए 40 किग्रा वजन के लड़के को कहाँ बैठना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप लगाएंगे और ऑप्शन देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये भी क्लियर करना था कि जो 30 किग्रा का लड़का है, जो 30 किलो का लड़का है, वो सीसा के सेंटर से किस तरफ बैठा है, बाईं तरफ बैठा है या दाईं तरफ बैठा है, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। फिर भी हम देखते हैं। पहले सीसा आप लोग जानते हैं क्या, झूला। देखिए ये वाला जो झूला होता है, ऐसा झूला होता है, एक लोग यहाँ बैठ जाते हैं, एक लोग यहाँ बैठ जाते हैं, जो ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है, उसी को सीसा झूला कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये 30 केजी वाला लड़का, इस 30 केजी वाला लड़का सेंटर से सीसा के बीच से 2 मीटर की दूरी पर बैठा है। तो ये जो 40 केजी वाला लड़का है, 40 किलो वाला लड़का है, ये सीसा के सेंटर से कितने दूरी पर बैठे कि ये सीसा संतुलित रहे। संतुलित रहे का मतलब हॉरिजेंटल अवस्था में रहे, ऐसे रहे, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मैंने जब आपको लीवर और सिंपल मशीन पढ़ा रहा था, उत्तोलक और सरल मशीन पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था कि ये सीसा जो है प्रथम वर्ग का उत्तोलक है और किस पे काम करता है, तो क्या, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। यानी इसके परितः आघूर्ण इसका और इसके परितः जो आघूर्ण है इसका, इस पॉइंट पे दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे। तो यहां से कर दीजिए, क्या होता है 40 इंटू एक्स, ठीक है, 40 इंटू के एक्स बराबर 30 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 60 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.5 मीटर। अब देखिए अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है आधार से 1.5 मीटर बाईं तरफ, मतलब ये जो आधार है इससे 1.5 मीटर बाईं तरफ, यानी कि इस साइड पे। नेक्स्ट ऑप्शन है आधार से 1.5 मीटर दाईं तरफ। दोनों ऑप्शन सेम है, बस एक बाईं है एक दाईं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आपको क्वेश्चन में इसको देना चाहिए था कि ये जो 30 किलो का लड़का है ये किधर बैठा है, ये आधार से बाएं साइड बैठा है या आधार से दाएं साइड बैठा है। इस क्वेश्चन में बताया ही नहीं है। अभी मान लो अभी के हिसाब से जैसे मैं ये अरेंजमेंट किया हूं, अगर इसके हिसाब से देखूं तो ये क्या है, बाईं तरफ बैठेगा, 40 किग्रा बाईं तरफ बैठेगा। लेकिन इसको आप तो ऐसे भी तो बिठा सकते हो, 30 किलो वाले को इधर ला दो
और 40 किलो वाले को इधर ला दीजिए। तो अभी संतुलन के लिए ये किधर बैठेगा, लेफ्ट साइड बैठेगा। तो हमें इसका पोजीशन देना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ये 30 किलो वाला जो लड़का है वो किधर बैठा है, आधार के दाएं साइड बैठा है कि बाएं साइड बैठा है। उस समय आप लोग इंग्लिश वर्जन पढ़ के देखिएगा क्या दे रखा है। अगर नहीं दे रखा है तो आप ऑप्शन फर्स्ट लगाइए, सेकंड लगाइए, दोनों में आपको क्या है मार्क मिल जाएंगे। या बहुत लोग इस पे ऑब्जेक्शन भी रेज करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, एक निश्चित गियर ट्रेन में ड्राइवर गियर में 18 दांते हैं जबकि संचालित फॉलोअर गियर में 8 दांते हैं। संचालक ड्राइवर प्रत्येक 16 चक्कर के लिए संचालित गियर कितनी बार घूमता है। देखिए जो दो गियर होता है, मान लीजिए मेन गियर है, इसको हम पावर दे रहे हैं, तो ये छोटा वाला गियर इसके शक्ति से घूमेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दांते लगे होते हैं, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, ऐसा गियर अरेंजमेंट देखे होंगे। इसका जो है इसको ड्राइवर बोलते हैं, जिसमें हम पावर सप्लाई करते हैं या जो चलाता है उसे ड्राइवर कहते हैं, और जो उसकी शक्ति से चलता है उसे फॉलोअर कहते हैं। ड्राइवर के कितने दांत दे रखे हैं, 18 30 दे रखे हैं, और फॉलोअर के कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं। एक कह रहा है क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो ये ड्राइवर गियर है जब 16 चक्कर लगाता है, ड्राइवर गियर के 16 चक्कर के बराबर ये जो फॉलोअर गियर है कितनी चक्कर लगा लेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ड्राइवर गियर के 16 चक्कर का पूछ रहा है, तो ये कितनी चक्कर लगा लेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, 18 मल्टीप्लाइड बाई 16 कर लीजिए, ठीक है, 18 मल्टीप्लाइड बाई 16 कर लीजिए, और यहाँ पर x मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लीजिए, आपको निकल आएगा 8 दूनी के 16 और x बराबर 18 दूनी के 36 चक्कर। तो ये जो आपका फॉलोअर है, जो छोटा वाला गियर है, कितनी चक्कर लगाएगा, 36 चक्कर लगाएगा, ठीक है, 36 चक्कर लगाएगा। इसको निकालने का यही तरीका है, 18 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दीजिए, 18 दांते हैं, एक चक्कर में पूरा एक परिधि के बराबर घूमेगा, तो 16 चक्कर में 16 से गुणा कर दीजिए। वैसे ही x चक्कर घूमेगा, ये कितने इसके तीत हैं, 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और छूट गया है इसमें, कौन सा है वो,